बाजी कुछ बोलिए। भाभी, बाजी बाजी, हेलो बाजी दिखाओ। अरे बाजी का कॉल आया, वो भी विनय जी के नंबर से आया। भाभी ये मुमकिन ही नहीं है। अरे मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है, पर मैं सच कह रही हूँ। पर नेहा इसमें कोई कॉल नहीं है, देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या दीदी, आपके भाई के नंबर से ना मुझे कॉल आया था। रुकिए मैं डायल करके देखती हूँ, ठीक है? मैं डायल करके देखती हूँ। भाभी, The number you have called is currently not reachable. नेहा आज जो तुम कह रही थी वो सच होता। दीदी मैं सच कह रही हूँ, माता रानी की कसम, बाजी का ही कॉल था। भाभी ये आपका वहम है। जब से माँ की मौत हुई है आप इतनी थकी हुई है, आपकी नींद नहीं हुई है, शायद यही वजह है कि आप सही कहा ना दीदी मैंने। वहम कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, बाजी का ही कॉल था। भाभी नेहा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही, शायद 3-4 दिन से सोई नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, मैं समझाती हूँ। भाभी आप बहुत थक गई हैं, चल के सो जाइए ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन भाभी नेहा बात को समझो, थोड़ा आराम कर लोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें बुलाएंगे। ठीक है, पक्का? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाजी मेरा कोमल, दीदी क्या हुआ नेहा? भाभी क्या हुआ? जरूर तुम कोई बुरा सपना देखा तुमने? मुझे मारना है ना, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मारना है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कोमल जाके देखो कौन था। बैठो इधर, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बैठो बैठो इधर, बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा। भाभी वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो भाग गया होगा, मारने के लिए आया था वो मुझे। यहाँ कुछ नहीं है, पानी पियो। कोई नहीं था, पानी पियो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भाभी भाभी ये चाय पी लीजिए। लगता है माजी आ गई है। माजी भाभी माजी माजी भाभी माजी 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 कहाँ है? हाँ माजी माजी माजी। क्या हुआ नेहा? रानी क्या हो गया है बेचारी को? जब से माँ गई है एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगी है। माजी एक ही बात के पीछे लग गई है कि माँ जी जिंदा है, उनकी जान खतरे में है, तो बोल बोल के थक गई। आप लोग समझा के देखिए, शायद आप लोग की बात मान जाए। सही कहा ना मैंने? रुको मैं देख। नेहा
ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मुझे माँ जी को ढूंढना है, वो मुझे पुकार रही थी। आप सब उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? भाभी माँ जी मर चुकी हैं, वो जिंदा नहीं है अब। नहीं, वो जिंदा है। उन्होंने मुझे ना फोन किया था, वो मुसीबत में है, वो मुझे पुकार रही थी। मैं माँ जी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग मत ढूंढो, मैं जा रही हूँ। भाभी माँ जी! ये कैसे पॉसिबल है? एक मरा हुआ इंसान कॉल कैसे कर सकता है? आपने ही तो सावित्री जी की बॉडी की शिनाख्त की थी ना? सर मैंने ही शिनाख्त की थी, पर मैंने उनका पर्स, उनकी साड़ी, उनका कड़ा देख के उनको पहचाना था। उनका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था ना। क्या पता वो लाश किसी और की हो और माँ जी जिंदा हो। आप प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए और माँ जी को ढूंढिए, भगवान के लिए प्लीज। अच्छा देखिए, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। ये बताइए कि वो विनय का फोन कहाँ है जिससे उसने कॉल किया था? वो तो आप लोगों के पास था ना? सर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ साथ सारी चीजें सावित्री को सुपुर्द कर दी थी, मोबाइल फोन भी। तो इसका मतलब वो फोन घर पे ही होना चाहिए। देखिए जरा। ठीक है सर। आप जरा बाहर इंतजार कीजिए। नेहा, सर आप भी मेरा यकीन नहीं कर रहे ना। अगर आप माँ जी को नहीं ढूंढेंगे ना तो मैं खुद ढूंढूंगी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। एक्चुअली पहले भैया की डेथ और अब माँ की डेथ, तो बेचारी सदमे में एकदम पागल सी हो गई है और ऐसी पागलों जैसी बातें करती रहती है। हाँ, कल तो भाभी ने कहा कि उनकी किसी ने जान लेने की कोशिश की है। फिलहाल आप लोग घर जाइए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी सर। जी। सर, मुझे लग रहा है नेहा अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उसकी बातों से तो यही लग रहा है। खैर, मुझे सावित्री और विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, लेकर आओ। यस। भाभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद को देखिए, अपनी हालत देखिए, जिद मत कीजिए। सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, अब जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं आप? प्लीज बात को समझिए, शांत हो जाइए। नेहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ना तो माँ जिंदा है और ना तुम्हें कोई कॉल आया था। देखो नेहा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम पागल हो जाओगी। मेरी बात मानो, अंदर जाओ, रेस्ट करो। बस! बंद करो चिल्लाना। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दी राजेश, राजेश, देखना राजेश, इनमें से कोई मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहा है कि माँ जी जिंदा है। शांत हो जाइए। मैं आ गया हूँ ना, बस। हाँ, इन लोगों ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आप जाके तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। यदि अगर आप इस घर से दूर रहेंगी तो शायद माँ जी और जीजा जी को भूल पाएंगे। चलिए अब आप मेरे साथ चलिए। क्या? तू भी मुझ पे यकीन नहीं करता है ना? तुझे भी लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, है ना? अच्छी बात है। तू, मुझे ना किसी की जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, बस चले जाओ। चलिए। सुन लिया तुम सबने? अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। कैसी औलाद है ये? कोई फिक्र नहीं है इनको माँ जी की। पता नहीं माँ जी किस हालत में होंगे। मुझे मंदिर जाना चाहिए। मुझे मंदिर। दीदी, सब विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
हम आपके घर गए थे। आपके भाई ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं? वो सब छोड़ के चले गए मुझसे तंग आकर। आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए? आपको विनय का मोबाइल मिला क्या? नहीं सर, मैंने पूरे घर में देखा पर कहीं नहीं मिला। एक बात बताइए, विनय ज्यादा दारू पीता था? जी सर, वो एक बार के लिए भूखे रह सकते थे पर दारू के बिना नहीं। पर आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी ऑलमोस्ट दोनों किडनी खराब हो चुकी। आप एक बात और पूछी थी आपने कि सावित्री जी के पैर में फ्रैक्चर था क्या? नहीं तो क्यों? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनका दाहिना पैर टूटा हुआ है और काफी साल से टूटा हुआ है। नहीं सर, माँ जी बिल्कुल ठीक थी। शायद आपके शादी के पहले की बात हो। एक बार उनकी बेटियों से पूछ के बता दीजिएगा। जी सर। अब कुछ जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे हम। सर, आपको अभी तक मुझ पे यकीन नहीं है ना? नेहा जी, हम पुलिस वाले सबूतों पर यकीन करते हैं और अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है जिससे ये पता चले कि सावित्री भी जिंदा है। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है और आपको भी शक, इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दे रखी है डीएनए टेस्टिंग की। एक बार परमिशन मिल जाए तो हम डीएनए टेस्टिंग करा लेंगे। सर, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए। इनके कॉल डिटेल्स लो। जी सर। देखो, मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। नेहा बाबा के बारे में सोच रही हो ना। कोमल, मुझे ना तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या सावित्री नाम की किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी? ठीक। मैम मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे मैम। सर, आप शांत हो जाइए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं। ये चोट सिंह, इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। जी सर, आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर। नहीं मैम, सर मुझे डॉक्टर के पास नहीं, पहले आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक, आप बताइए क्या हुआ। सर वो मैं मार्केट से लौट रही थी और एक कार तेजी से मेरी ओर आई। मैं तो बच गई, पर ये चोट। तुम ठीक हो? सुमन, ये चोट कैसे लगी? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। सुजीत, वो मैं मार्केट से लौट के आ रही थी और एक कार ने सीधे आके मुझे टक्कर मार दी। आपको किसी पे शक है? हाँ, नेहा के भाई राजेश पर। राजेश? वो आपको क्यों मारना चाहता है? सर, जायदाद के लिए। वो हमारी माँ की जायदाद हड़पना चाहता है। जैसे उसने हमारी माँ और भैया को मार दिया, वैसे ही वो हम दोनों को भी मारना चाहता है, ताकि इस जायदाद का कोई भी वारिस जिंदा ना बचे और ये सारी जायदाद उसकी बहन नेहा के नाम हो जाए।
सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर क्या हुआ, एक बार मुझे बताएंगे तो सर क्या हुआ सर? अब पता चल जाएगा, पहले थाने तो चल। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता तो चले सर। मोबाइल मिला? सर पूरा घर छान लिया है, मोबाइल कहीं नहीं मिला। ले चलो इसे। लेकिन सर मैं ये विनय का मोबाइल है ना? हाँ सर, ये उसी का मोबाइल है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम सर। ले चलो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया सर, मुझे नहीं पता। सर आपने हमें क्यों अरेस्ट किया है? तुम्हारी ननद सुमन और कोमल ने तुम दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, उस पर जानलेवा हमला करने के लिए। और उसे यह भी शक है कि तुम दोनों ने मिलकर विनय और सावित्री जी को मारा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा भाई कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता। ये मोबाइल विनय का है, इसके घर से मिला है। हो सकता है तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसने अकेले सब कुछ किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल मेरे घर कैसे आया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम सही कह रहे हो या गलत, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तब तक तुम हमारे कस्टडी में रहोगे और तुम जा सकती हो। याद रखना, शहर छोड़ के ना जाना। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज। सर नेहा मैंने कुछ नहीं किया। सर राजेश सर प्लीज छोड़ दीजिए उसे, उसने कुछ नहीं किया है, मैं सच बता रही हूँ। ये क्या मजाक है दीदी? आपने मेरे देवता जैसे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। हाँ, तेरा भाई देवता है और हम सब तो राक्षस है ना। सुमन थोड़ा आराम से। सुजीत आप बीच में मत आइए। क्या हमें नहीं पता कि तूने ये जो कुछ भी किया है वो जायदाद के लिए किया है? कुछ तेरा भाई आता है, वो भी शामिल है ना? हाँ सही कहा ना मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो तू यहाँ क्यों पड़ी है? क्या बचा है तेरा? इसका मतलब साफ है कि इसकी नीयत में खोट है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि माँ और भाई की जान तूने ही ली है। तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब मैंने किया है जायदाद के लिए? तो ठीक है, ये रही सेफ की चाबी, तुम लोग अपने पास रखो, ठीक है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर भगवान के लिए माँ जी को ढूंढने में मेरी मदद कर प्लीज। ऐसा है ना तो हम भी देखते हैं कितनी दूध की धुली है। आओ चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ। दीदी चल, दीदी छोड़िए मुझे। ये देखो इसकी शराफत और ईमानदारी, पहले ही पूरा सेफ खाली कर चुकी है और यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही है। तुझे क्या लगता है बेवकूफ है हम लोग? दीदी मुझे नहीं पता जेवर और गहने कहाँ गए। मेरा यकीन मानिए, माँ जी की मौत के बाद से मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। वाह, खोला नहीं है तो कहाँ चले गए? चल बहुत हो गया नाटक, तू अभी निकल। निकल 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 यहाँ से, निकल। वाह माता जी वाह, मैंने सुना था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है उनकी श्रद्धा परखने के लिए, पर ये कैसी परीक्षा थी माँ? आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति मर गए, माँ जी का कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा भाई जेल में है और मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया।
इस लांछन के साथ कि मैंने ये सब किया है, और वो भी दौलत के लिए। ये है मेरा इनाम, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी भक्ति का। आपको क्या सुख मिलता है अपने भक्तों को दुखी और लाचार देख के, जो मेरी ऐसी परीक्षा ले रही हो माँ? ठीक है माँ, अब जब आपने मुझसे इतना कुछ छीन लिया है तो एक और चीज छीन लीजिए। मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ, मेरे भी प्राण ले लीजिए। मैं और जीना नहीं चाहती, मेरे पास और कोई वजह नहीं है जीने के लिए। मेरे प्राण ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रात को यहाँ रुकी। बिटिया, तुम्हें होश आ गया? तुम रात भर बेहोश थी और ये डॉक्टर पूरी रात यहाँ थे। हम तुम्हारे घर गए थे पर वहां कोई नहीं मिला। क्या जरूरत थी ऐसी हालत में घर से बाहर जाने की? मतलब बिटिया तुम पेट से हो। वैसे हमें विनय और सावित्री जी का बहुत दुख है, लेकिन बिटिया कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। जरूर तुम्हारी भक्ति का ही फल माता रानी ने तुम्हें दिया है। अरे बिटिया क्या हुआ? कहाँ जा रही हो बिटिया? अरे बिटिया रुको, बिटिया। जल्दी से इन पेपर्स पे आप साइन कर दीजिए। माँ जी, इतना तो देखकर आपको समझ आ ही जाता होगा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। चलिए साइन कर दीजिए इसमें। हाँ? मर जाएंगे लेकिन साइन नहीं करेंगे। माँ जी ठीक है। उठ जाइए भाई साहब, आ गए हम। उठ जाइए। नेहा तो ठीक तो है। नेहा छोड़ दे हम लोग को। बहुत अच्छा काम किया तूने ना। सर, ये रहे विनय और उसकी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड सर। सर नेहा उस दिन सच बोल रही थी। उसे विनय के नंबर से फोन आया था। और हाँ सर, विनय के मरने के बाद उसके नंबर से 3 नंबर पे फोन किया गया था। एक खुद उसके दूसरे नंबर पर, दूसरा नेहा के नंबर पर और तीसरा सर बंटी के नंबर पर। बंटी? तो बंटी कौन? सर एक फ्रॉड है
हेरा फेरी के केस में कई बार अंदर जा चुका है। उठा के लाओ उसे। यस सर। सिंह, जी सर। 1 मिनट। हो गए भाई साहब साइन। अब ये सारी जायदाद हमारी होगी। मत करो ऐसा, मत करो, हमें जान दे दो, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ मत करो। साहब सोच रहे वैसा कुछ नहीं है सर। खेल खत्म तुम लोगों का। अब अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो अपना जुर्म कबूल करो। बोलो क्यों किया ये सब? जायदाद के लिए। और ये सब तब शुरू हुआ जब इस बुढ़िया ने हमें हमारे दहेज के पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसने हमसे वादा किया था कि शादी के बाद हमारे बचे हुए 2-2 लाख रुपए दहेज के हमें दे दे, लेकिन नहीं थे। वो पैसे भी हम भूल गए। उसके बाद हम दोनों को बिजनेस करना था, उसके लिए पैसे मांगे इनसे। और उस दिन विसर्जन वाले दिन। अरे तुम दोनों बहुत ज्यादा बेशरम हो। जब देखो पैसा 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 का पहाड़ लगा है काम दे पास। अरे इतना दान दहेज दे करके ब्याह किया, फिर भी तुम लोग को 2-4 लाख हमेशा घटिए जाता है। देखिए माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। घर में अभी पूजा हुई है और ये दहेज वेज के पैसों को छोड़िए। आप एक काम कीजिए, हमें उधार दे दीजिए और जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा आपको वापस लौटा देंगे। देखिए दामाद जी, हम एकदम साफ साफ कह दे रहे हैं आपको, आप दोनों को देने के लिए हमारे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, बता दे रहे हैं। और रही बात उधार की, तो कहीं और से ले लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। देखिए माँ जी, मेरी बात। और उसी दिन हमें अच्छे से समझ आ गया कि ये बुढ़िया हमें 1 रुपया नहीं देने वाली। इसलिए हम सबने मिलकर एक प्लान बनाया। ये विनय भैया ना पी पी के अपनी नशे की लत में सब पैसे कमा देंगे। देखो अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। ना पैसा और ना बिजनेस, भूल जाओ सब। पैसा और जायदाद दोनों हमें मिल सकता है। उसके लिए तुम दोनों को हमारा साथ देना होगा। हाँ तो हम दोनों तो हैं। आप प्लान बताइए। सोचो अगर विनय को मार दिया जाए तो बचा कौन? माँ जी और नेहा। नेहा ठहरी भराई घर की, उसे घर से निकालना बहुत आसान। उसके बाद पूरी जायदाद हम लोगों की। लेकिन उसके लिए उस विनय को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों मैंने सोच लो, क्योंकि तुम्हारे इकलौता भाई है वो। हाँ तो ठीक है, उन्होंने भाई वाला तो कोई काम किया नहीं है अब तक। काहे का भाई? हाँ क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, वैसे भी विनय का होना ना होना हमारे लिए बराबर है। तो हम तुम्हारे साथ हैं, करो जो करना है। और फिर हमने दिन में एक कार किराए पर ली और रात को हमने उससे विनय को मार दिया। और जैसा हमने सोचा था, सबको ऐसा ही लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर कोमल ने माँ की वसीयत देखी। माँ, ये अलमीरा खुला नहीं है माँ।
हुआ? काहे चिल्ला रही थी? ये क्या है? हाँ दीदी, ये देखो, माँ ने अपनी वसीयत नेहा भाभी के नाम लिख दी है। क्या? माँ, क्या है ये सब? जायदाद का पेपर है। वो कहा है कि हमको विनय पर तनी को भी भरोसा नहीं। अगर हमरे मरने के बाद सारा जायदाद तहस नहस कर दिया तो, इसलिए हम सब नेहा के नाम पे कर दिए। और इसके बारे में तो नेहा को पता भी नहीं। माँ, वो सब तो ठीक है, पर क्या आपको नेहा पे इतना भरोसा है? और अच्छा चलो है भी, तो भैया मर चुके हैं, तो आपको ये बदल देना चाहिए। हाँ, अगर नेहा यहाँ से चली गई, अपनी दूसरी शादी कर लेगी तो बदल देंगे। पर माँ, अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो? नहीं की तो जायदाद पर केवल उसका ही हक रहेगा। वसीयत की वजह से हम लोग का बनाया हुआ प्लान फेल हो गया। माँ ने ये क्या किया? हाँ, मतलब अब बेटियों से ज्यादा उनको अपनी वो बहू लाडली हो गई है। आप लोग बोलोगे कुछ? तो नेहा को मार देते हैं क्या? हाँ, नेहा को मार देते हैं। अरे उसे मारेंगे कैसे जब वो घर से बाहर ही नहीं निकलती? हाँ, सही कह रहा है अनु। अगर उसे घर पर मारा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन एक रास्ता है। क्यों ना हम उसकी मौत को एक्सीडेंट बना दें, जैसे हमने विनय के साथ किया। पर ये सब करेंगे कैसे? एक और रास्ता है। उसके लिए हमें एक नई वसीयत बनानी होगी और उस पर माँ जी के साइन चाहिए। मैं जानता हूँ कि माँ जी आसानी से साइन नहीं करेंगे। उसके लिए हमें माँ जी को किडनैप करना होगा। किडनैप? लेकिन फिर पुलिस माँ जी को ढूंढेगी। हो सकता है वो हम तक भी पहुंच जाए। तब क्या करेंगे? अनु, माँ जी पुलिस को मिलेगी तभी तो पुलिस हमारे तक आएगी ना। अनु, तेरा वो पुराना वाला घर खाली है ना? हाँ, वो तो कब से खाली है। और उसके बाद हमने एक भिखारन को किडनैप किया जो लगभग माँ जी की उम्र की थी। और अगले दिन माँ जी को दिखाई नहीं देता है क्या? बदतमीज! अरे अरे माँ जी, आप? हम तो डर ही गए। भाई साहब भी हैं। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, आइए। चलो बेटा। और फिर हमने माँ जी को बेहोश करके उनके कपड़े और गहने उस भिखारन को पहना दिए और रात को उसे सड़क पे लाके मार दिया और उसका सर कुचल दिया जिससे कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद मैंने सुमन को कहा वो जाए और माँ जी की सेफ से विनय का मोबाइल और प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेकर आ जाए। विनय के मोबाइल में 2 सिम थे। एक सिम मैंने रखा और एक अनूप को दिया। हमें जब भी इस मामले के बारे में बात करनी होती थी तो हम वही नंबर्स यूज करते थे और उस बंटी से मैं उसी नंबर से बात करता था और बंटी ने ही प्रॉपर्टी की वसीयत बना के हमें दी थी। हेलो बंटी, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी हो गए क्या? तो जल्दी रेडी करके रखना। फिर मुझसे एक गलती हो गई। हेलो नेहा, हम सावित्री, तुम्हारी माँ। मैं भूखी अब। उसे एक फोन कॉल की वजह से नेहा को यकीन हो गया था कि माँ जी जिंदा है। वो अपनी जिद छोड़ दे और घर छोड़ के भाग जाए, इसलिए हमने उस दिन उसे डराया था। और सर, ये नेहा डरी नहीं, लेकिन मैं जानता था ये कि ये पुलिस स्टेशन जा सकती है, इसलिए मैंने वो फोन
इसके भाई राजेश के घर जाकर छुपा दिया, जिससे कि हमारा शक उसके भाई राजेश पर चला जाए। और मैंने उस दिन सुमन को घायल करकर खुद आपके पास पुलिस स्टेशन आने को कहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन न जाने पता नहीं आज कैसे यहाँ आके धमकी, और ऊपर से फिर हमें लेकर आई ये दोनों। इन पे शक मुझे तब हुआ जब मैं विनय और नेहा की कॉल डिटेल चेक कर रहा था। उस डिटेल में हमें पता चला कि विनय के नंबर से नेहा को कॉल आया था। इसका मतलब यह था कि नेहा झूठ नहीं बोल रही थी उस दिन। फिर मुझे याद आया कि इन दोनों ने फोन को चेक किया था और बाद में मुझे बताया था कि ऐसा कोई कॉल आया नहीं। इसका मतलब यह था कि ये दोनों झूठ बोल रही थी और इन्होंने लास्ट कॉल को डिलीट किया था मोबाइल से। पहले मैंने इन दोनों को अरेस्ट किया, उसके बाद बंटी को। अब तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। थू है तुम दोनों बेटियों पर। अरे हमरा अपना खून होते हुए हम ही को मारने की कोशिश की, अपने सगा भाई को भी नहीं छोड़ी। अरे डाइन भी ना 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुम दोनों तो डाइन से भी बदतर हो। हमरी बहू जो पराये होके भी हमरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दी। आज के बाद तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। एक परिवार बंधा होता है डोर से, पर जब ये डोर टूटती है तो ना सिर्फ एक परिवार बिखरता है बल्कि परिवार के लोगों के जीवन भी बिखर जाते हैं। जैसा कि सावित्री के परिवार के साथ हुआ, उसके बेटियों और दामाद के लालच और विश्वासघात ने उसके परिवार को बिखेर कर रख दिया। तो सास का भी फर्ज बनता है कि एक माँ की तरह उसे दुलार करे, उसे समझे। याद रखें, अगर परिवार आपके साथ खड़ा हो तो खुशियां दोगुनी और गम आधे हो जाते हैं।